हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। एंड बुडानिया एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप आप पढ़ रहे होंगे। हमने जो लास्ट क्लासेस की थी वो आपने देख ली होंगी, अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। देन आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ने एपी कंप्लीट कर ली है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने किए हैं। तो आप एक बार वो एक अच्छे से मतलब निकाल लीजिए हर एक क्वेश्चन को। तो फिर क्या कि एपी वाली बहुत सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे इनके जो कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं उसमें भी हम करेंगे। तो आई होप ये वाला पढ़ने से पहले आपने पीछे वाला अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। देन हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी हमारे पास एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो आने वाला प्रत्येक पद जो होता है वो अपने पहले पद के साथ में उसका जो अनुपात होता है वो हमारा समान होता है। जैसे हमने एपी में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जो भी हमारे दो क्रमागत नंबर होते हैं वो पहले, जैसे पहला पद हमारे पास है तो जो दूसरा पद आएगा वो पहले पद में कुछ स्पेसिफिक नंबर जोड़कर या घटाकर बनाया जाएगा। और वही नंबर सेम टर्म में आगे वाला पद हमें तभी मिलेगा जब हम उसके पीछे वाली टर्म में वो वाला मतलब पद जो नंबर है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जीपी में हमारे पास होता है कि वो जो अनुपात होता है हमारे पास कि यदि हम उसी चीज़ से उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे तब हमारे पास आगे वाली टर्म हमको मिलेगी। जैसे कि ये है ए, हम मान लेते हैं कि जो सीरीज है उसका ए है वो फर्स्ट टर्म होता है। जैसे हमने एपी में जो कॉमन डिफरेंस माना था वो हमारा डी था। और जीपी में हम जो रेशियो होता है हमारा जो कॉमन रेशियो है वो हमारा आर होगा। कॉमन रेशियो है वो हमारा आर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो हमारे पास थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन ऐसे थी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कॉमन रेशियो है उससे हम मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होगी तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आएगी, एक जो कॉमन रेशियो हमने लिया है आर लिया है उससे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आगे की टर्म हमारे पास आती जाएंगी। तो सेकंड टर्म हमारे पास हो जाएगी ए आर हो जाएगी, थर्ड टर्म हमारे पास ए आर स्क्वायर हो जाएगी एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब यदि हम इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, जैसे हमने देखा कि ए है ये हमारा फर्स्ट टर्म है तो हमने इसको T1 से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये T1 है हमारा, तो यहाँ पे R की पावर जो है वो हमारे पास 0 आ रही है। फिर जैसे ही हम सेकंड टर्म पे आए तो यहाँ पे हमारे पास R की पावर पद जो है वो तो हमारा दूसरा है लेकिन जो R की पावर है वो हमारे पास 1 ही है। ऐसे ही हम थर्ड टर्म पे आए तो n इक्वल टू तो हमारा 3 हो गया लेकिन R की पावर हमारे पास उससे एक कम है। ऐसे इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। तो हम इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो कैसे लिख सकते हैं कि nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो होगा Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। Tn इक्वल a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है, ये जीपी में हमें सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। तो एक बार इसको अच्छे से याद कर लीजिए या फिर हमने लगभग याद ही रहता है क्योंकि 8-9 क्लास से हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा कि √2, √10, 5√2 एंड सो ऑन का हमसे 8th टर्म पूछी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है √2 है। n इक्वल टू हमें दे रखा है 8 क्योंकि हमें 8वां पद निकालना है। फिर हमें किसकी ज़रूरत है, a हो गया, n हो गया, हमें चाहिए r चाहिए। तो r हम कैसे निकालेंगे, r तो हमारा जो पहले वाली टर्म होती है उसके साथ दूसरी टर्म का अनुपात होता है। यानी जैसे ये चलती जा रही है तो हम इसका जो r निकालेंगे, जो दूसरी टर्म है उसको डिवाइड कर देंगे √2 से तो हमारे पास r आएगा। तीसरी टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास r आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि √10 को हम √2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशियो है वो आएगा √5 आएगा।
देन हम फॉर्मूला यदि लगाएं टी एन इक्वल ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो टी एट हमसे पूछा है, ए है हमारा √2 है, आर है हमारा √5 है और इसकी पावर है हमारे पास 8 माइनस 1। ये हो गया √2 इंटू 5 की पावर है हमारे पास 1/2 यानी √ है और ये हो गया 7 हो गया। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करें तो √2 हो गया, 7 है तो एक पावर को यदि हम बाहर लें तो 1/2 और 6 पावर होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी √5 इसकी 5 की पावर बचेंगी 3 हमारे पास। देन 5 की पावर 3 हमारा होता है 125 और ऑल ओवर आंसर हमारा हो जाएगा √10 इंटू 125 या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 125 इंटू √10। ये हमारा ये जो सीरीज़ दे रखी है उसका 8वां पद जो है ये होगा T8 इक्वल टू 125 इंटू √10। T8 इक्वल टू 125 इंटू √10 हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, पहले मैं आपको इसकी थ्योरी कंप्लीट करवा देती हूँ। एग्जाम्पल हम सारे साथ में एक साथ में करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि जो कॉमन रेशियो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बस जीरो नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि जीरो होगा तो जीपी की जो आगे की टर्म है वही हमारे पास जीरो हो जाएंगी। तो जो कॉमन रेशियो आर होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं होगा। एंड एक है हमारा, यदि ए बी सी हमारे पास जीपी में है, ए बी सी यदि हमारे पास जीपी में है, देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, क्योंकि यदि ए बी सी हमारे पास जीपी में है और ये हमें पता है कि इनका जो पहले वाली टर्म होती है उसके साथ जो अनुपात होता है कॉमन रेशियो वो सबका सेम होता है, यानी बी अपॉन ए इक्वल होगा सी अपॉन बी। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अर्थात 3 टर्म हमारे पास यदि जीपी में है तो उसका जो मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर है, जो बाहर वाली टर्म है उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। फिर हम चलेंगे आगे, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। जैसे कि हमने एपी में किया था कि उसकी nth टर्म का सम हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला था हमारे पास Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या फिर यदि हमें प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो फॉर्मूला था हमारे पास n/2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ हम देखते हैं कि Sn इक्वल टू यदि हमारे पास जीपी है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एन सोन ए आर की पावर n-1। फिर हम आगे करते हैं, यदि हमें ये जो टोटल टर्म दे रखी हैं उनका हमें सम निकालना है। तो एक बार हम करते हैं कि इसको r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाली इक्वेशन को पूरी को हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया। देन यहाँ ये तो r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए आर हो गया, इसको हमने r से मल्टीप्लाई किया तो ये ए आर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार चलते चलते हम इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये प्लस होके हमारे पास आ जाएगा ए आर की पावर n। इससे पहले वाली एक टर्म हमने यहाँ पे लिख ली है। अब इसका हम सम करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन आई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यदि इन दोनों का ऐड हम करें, यदि हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 हम इसको घटा दें तो ये होगा Sn माइनस आर इंटू Sn इक्वल, ये देखो ए प्लस, ये प्लस का ए आर है, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का आएगा, ये कैंसिल, यानी ये सारे जो प्लस के निशान है वो हमारे पास सारे माइनस के निशान हो जाएंगे। तो ये सारे हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली टर्म रहेगी और एक स्टार्टिंग वाली ए रहेगा, यानी ए माइनस ए इंटू आर की पावर n। यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया और यहाँ से हमने Sn कॉमन ले लिया। देन Sn जो है वो होगा हमारे पास कि जीपी की जो n टर्म है उनका सम है, और ये किसके इक्वल आएगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया।
अब हमारे पास है कि यहाँ से एक जो प्लस माइनस का होगा, यदि r है वो हमारा 1 से छोटा हो तब तो ये फॉर्मूला सही है हमारे लिए कि a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया। और यदि हम ये देखें कि r इक्वल टू हमारे पास 1 होगा, r इक्वल टू 1 होगा तो जो इसकी nth टर्म है उसका सम क्या होगा, r इक्वल टू 1 हो गया तो ये हमारे पास n टाइम तक a का ऐड होगा तो ये हो गया n a। और यदि r हमारा 1 से बड़ा हो गया तो यहाँ से r 1 से बड़ा होगा तो ये माइनस का होगा और ये वाला भी माइनस का होगा, तो ऊपर नीचे से हम माइनस माइनस कॉमन लेके इसको प्लस करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया। आप इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए और फिर यदि हमारे पास r लेस देन 1 आएगा तब तो सही है, r ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो जो हमारे पास, यदि मान लो हमने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया, अब हमारे पास है r ग्रेटर देन 1 तो ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, सेम ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो दो फॉर्मूले अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद कर लो, बट याद ज़रूर करना है इसको कि जीपी की जो nth टर्म का सम करने का फॉर्मूला है वो है हमारे पास Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। नेक्स्ट है हमारा कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, यानी हमारे पास जीपी में यदि इनफाइनाइट टर्म दे रखी हो तो उनका हम सम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास जीपी है 1 2 4 8 एंड सो, ये जो है इसका यदि हम सम करेंगे तो इसका सम है वो हमारे पास इनफाइनाइट आएगा। ये जो सम वाला फॉर्मूला है वो हम जो कॉलेज लेवल वाला सिलेबस आएगा उसमें करेंगे। देन ये यदि 1 1/2 1/4 एस एंड सो ये वाली सीरीज़ है, इसका जो यदि हम सम निकालेंगे तो वो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आएगा। अर्थात यदि हमारे पास जीपी का जो जीपी की इनफाइनाइट टर्म है उनका यदि हमें सम करना हो तो जो कॉमन रेशियो है वो हमारे पास -1 से लेकर 1 के बीच में ही होना चाहिए, तब जो है वो जो सीरीज़ हमें दे रखी है उसका हम इनफाइनाइट टर्म का जो सम है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कि Sn इक्वल टू हमारा होता है सम वाला फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब यदि हम देखें कि n है वो हमारा इनफाइनाइट टू टेंड कर रहा है तो r की पावर n है वो हमारा 0 को टेंड करेगा, क्योंकि यदि ये देखो 1/r की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 से लेकर 1 के बीच में ही है, तो हमने मान लिया जैसे r इक्वल टू हमारा हो गया 1/2 हो गया। तो जैसे जैसे 1/2 की हम पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही ये सारी वैल्यू है ना 0 को टेंड करेगी, मतलब बहुत छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे हम इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे जितनी ज़्यादा पावर हम लेते जाएंगे वैसे वैसे ये 0 को टेंड करेगी, बहुत छोटी छोटी होती जाएगी, नियर बाई टू 0 होती जाएगी। फिर यदि हम इनफाइनाइट कर दे तो हम मानेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 ही हो रही है। जैसे 1/2 की पावर यदि हम 10 करेंगे तो वो हमारे पास और छोटी वैल्यू आएगी, 100 कर देंगे तो वो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, एंड 1000 कर देंगे तो वो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, यानी वो 0 की ओर अग्रसर हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से हम मानते हैं कि r की पावर n जो है वो n हमारे पास इनफाइनाइट है तो r की पावर n हमारा 0 की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि s इनफाइनाइट की जो वैल्यू आएगी हमारी वो होगी a अपॉन 1 माइनस आर। ये हमारा इनफाइनाइट टर्म का जो सम करने का फॉर्मूला होगा a अपॉन 1 माइनस आर, और इसकी कन्वर्जेंट कंडीशन है हमारे पास, ये स्पेशली याद रखनी है कि मोड ऑफ r इज़ लेस देन 1 या फिर r की वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक है। ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये दोनों हमको एकदम अच्छे से याद रखनी है। देन अगेन हमारा क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम देखते हैं कि सम वाला जो फॉर्मूला उस पर डिपेंड है, S1 S2 S3 गुणोत्तर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योगफल है, तब इनमें से सही है ऑप्शन है हमारे पास S1 है वो तो हमारे पास जो जीपी है उसके n पदों का योग है, S2 जो है वो हमारे पास 2n पदों का योग है, और S3n जो है वो हमारे पास S3 जो है वो 3n पदों का योग है। तब हम
आपको इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा जो रिलेशन है वो इसको सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब हमें n मतलब क्वेश्चन में n दे रखा हो और यदि हम n की कुछ वैल्यू रखिए, यदि क्वेश्चन को इजीली करते हैं तो कंपटीशन एग्ज़ाम में ये बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को जल्दी से करने का। यदि रिटन एग्ज़ाम नहीं है तो जैसे 11th-12th की एग्ज़ाम होती है उसमें तो हमें पूरा मेथड लिखना होता है, बट ऑब्जेक्टिव टाइप में तो हमें बस क्वेश्चन टिक ही करना होता है, तो ओमार भरनी होती है। तो वहाँ हम क्वेश्चन कैसे भी करें, 1 मान के करें, 2 मान के करें या पूरा मेथड करके करें, वो हम पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ यदि हम n = 1 मान लें, n = 1 मान लें और एक हम मान लें कि GP है हमारे पास, जैसे हमने मान लिया 2, 4, 8 आर इन GP। जैसे ये हमने मान लिया कि 2, 4, 8 है, ये हमारे पास GP में है, तो ये हमारे पास हो गया A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद हो गया। फिर यहाँ से हमें n = हमने 1 ले लिया, तो 1 क्या है, S1 जो है वो हमारे पास n पदों का योग है, और n = हमने 1 ले लिया, 1 ले लिया मतलब एक ही पद का योग होगा, अर्थात ये हमारे पास प्रथम पद ही होगा। इक्वल टू हमने इसको माना है A1 है और इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 होगी। फिर S2 जो है वो हमारे पास 2n पदों का योग है, और 2n = हमने 1 माना है, तो S2 क्या होगा, S2 इक्वल होगा 2 पदों का योग होगा। 2 पदों का योग होगा तो 2 पद हमारे पास कौन से हैं, एक 2 है, एक 4 है, तो ऐड किया 2 + 4 = S2 हमारे पास आ गया 6 आ गया। फिर S3 यदि हम देखें तो वो होगा हमारे पास 3 पदों का योग, यानी 2 + 4 + 8 = 14 हो गया, यानी 3 पदों का योग हो गया हमारे पास। अब हमारे पास हो गया S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया। अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में यदि हम वैल्यू पुट करेंगे, देन बाई ऑप्शन 1 यदि हम रखें S3 - S2 का स्क्वायर यानी 14 - 6 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 8 यानी 64 इक्वल टू है हमारा S2 - S1, S2 - S1 जो कि नॉट इक्वल होगा 4 की। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। यदि हम सेकंड ऑप्शन पे जाएं तो उसमें है हमारे पास S1 है 2 × S3 14 - S2 6, यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी 8 × 2 यानी 16। फिर इक्वल यदि हम देखें S2 - S1 यानी 6 - 2 का स्क्वायर इक्वल भी 16 आ रहा है, यानी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन जो है वो रिलेशन जो है वो हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर हम इसको मेथड से भी फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, बट n = 1 या 2 मान के हम जैसे भी करेंगे तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बट ये तो हम पे ही डिपेंड करेगा कि मतलब हम क्वेश्चन को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, या फिर हम इसको मान के कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप मेथड लगा के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जैसे हमने वो पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, समांतर माध्य पढ़ा था, कि यदि हमारे पास 2 टर्म दे रखी हैं तो उन 2 टर्म के बीच में हम ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि वो हमको एक समांतर श्रेणी दे दें। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे कि यदि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जैसी भी टर्म दे रखी है तो उसके बीच में हम एक ऐसी वैल्यू लाएं जो हमको एक गुणोत्तर श्रेणी दे दे। तो वहाँ से हम उसको गुणोत्तर माध्य निकालेंगे। जैसे कि हमने ये मानते हैं कि E है, G है, B है, वो हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं।
तो गुणोत्तर श्रेणी की यदि ए जी बी हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं तो बाई कंडीशन हम जानते हैं कि जी अपॉन ए इक्वल टू होगा बी अपॉन जी, अर्थात ये आएगा हमारे पास जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, या फिर हम लिख सकते हैं जी इक्वल टू होगा अंडर ए भी। और ये जो आया है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन हम इसको बोल सकते हैं कि जो दो पद दे रखे हैं उनका यदि हम मल्टीप्लाई का अंडर लेंगे तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आएगा। यानी ए और बी का गुणोत्तर माध्य जो है वो हमारे पास अंडर ए बी होगा, उस इक्वल टू हमने इसको जी से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ यदि हम देखें जो गुणोत्तर श्रेणी होती है उसके पद हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हमने देखा था कि जो कॉमन रेशियो है वो हमारा जीरो नहीं होता, बट वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, अर्थात इसके जो पद होंगे वो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। बट यदि हम यहाँ ये देखें कि ए और बी हमें दो टर्म दे रखी हैं, यदि इन दोनों के हमारे पास अपोजिट साइन हो जाए, यानी ए है हमारे पास प्लस का हो जाए और बी हमारा माइनस का हो जाए, तो जी हमारा क्या होगा अंडर रूट माइनस ए बी होगा, जो कि हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आएगा और ये हमारा जो है वो एक काल्पनिक संख्या है, तो यहाँ हम उसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं ज्ञात कर सकते। यानी ए और बी है वो हमारे पास सेम साइन के होने चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। देन आप एक नोट लिख लीजिए, अर्थात ए तथा बी के विपरीत चिन्ह होने पर हम जी एम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जी इक्वल टू जो माइनस अंडर रूट ए बी आएगा वो हमारा एक काल्पनिक संख्या होगी, इमेजिनरी नंबर होगा। देन ये तो हमारे पास था, दो ही संख्या थी हमारे पास जिनका हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला था। यदि हमारे पास n संख्या हो जाए तो उसका हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये हो a1 a2 a3 एंड सो ऑन an का गुणोत्तर माध्य हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि दो पद हैं हमारे पास, ए और बी का गुणोत्तर माध्य है, इसको हम बोलते हैं ए तथा बी का जीएम है। तो हमने देखा कि दो टर्म है हमारे पास, तो इसकी पावर हमारे पास क्या आई है 1/2 आई है। इन दोनों का मल्टीप्लाई है और इसकी पावर जो आई है वो हमारे पास 1/2 आई है। तो ऐसे ही यदि हमारे पास n टर्म हो जाए तो उसका हम गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, अर्थात ये हमारा होगा g इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन n टर्म होगी तो n टर्म का हमने मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ से हमने देखा कि यदि हमारे पास दो हैं तो इसकी पावर थी 1/2 है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास इसकी पावर होगी 1/n। यानी n टर्म यदि हमारे पास जीपी की दे रखी हैं तो उसका हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, n टर्म का मल्टीप्लाई और फिर उसकी पावर होगी 1/n। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम देखें 2, 4, 8, 16, 32 का हमें जीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यदि हमारे पास 5 टर्म है तो 1/5 हम इसकी पावर कर देंगे। तो जी हमारे पास होगा 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 और इसकी जो पावर होगी वो हमारे पास होगी 1/5। यहाँ से हम यदि इसको सोल्व करें तो ये होगा हमारे पास 2 की पावर 5 है और ये भी हमारे पास 16 इंटू 2 भी 2 की पावर 5 बन जाएगा और 4 इंटू 8 भी 2 की पावर 5 बन जाएगा, यानी 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 और इसकी सारे की पावर है 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। देन ऑल ओवर हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 8। अर्थात ये जो 5 टर्म हमें दे रखी है उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमारा 8 आया है। कैसे कि सारी टर्म का हमने मल्टीप्लाई किया है, जितनी भी हैं, जैसे 5 टर्म है तो इनका हमने मल्टीप्लाई किया है और 1/5 पावर करी है। देन फाइनली हमारा आंसर जो है वो 8 आया है।
नेक्स्ट है हमारा, यदि हमें दो पद दे रखे हों, ए और बी दे रखे हैं, तो उनके बीच में यदि हम कोई संख्या ऐसे इंसर्ट कर दें जो हमें एक जीपी दे, जिससे हमारे पास जो सीरीज आए वो जीपी बन जाए, तो वो जो बीच वाली टर्म हमने इंसर्ट करी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें तो दो ही वैल्यू दे रखी हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था, एपी में भी पढ़ा था कि ए और बी के बीच में यदि हमारे पास एन जो है वो समांतर माध्य के पद हैं, तो वहाँ से हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। जैसे m1 m2 mn था, जहाँ हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया था b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 था। तो यहाँ हम सेम उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे, जैसे कि ए तथा बी के मध्य जो भी हमारी संख्याएं जो गुणोत्तर श्रेणी बनाती हैं वो हमारे गुणोत्तर माध्य पद कहलाएंगे। जैसे ए है हमारे पास, फिर G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, एंड सो ऑन Gn हो गया, लास्ट टर्म होगी हमारे बी। तो ये G1 G2 Gn तक जो टर्म है वो हमारे ऐसे टर्म है कि वो ए से लेकर बी तक हमारे पास एक जीपी बन जाती है। तो ये जो पद हैं ये गुणोत्तर माध्य पद है, और हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो टोटल टर्म हमारे पास ये कितनी हो गई, टोटल टर्म जो है वो हमारे पास हो गया, दो तो हो गई, ए और बी हो गया, और n हमारे पास Gn वाली टर्म है। तो टोटल टर्म हमारे पास हो गई n+2 टर्म हो गई, और ये हमारे पास एक जीपी बन रही है। जीपी बन रही है तो यहाँ हमने देखा कि जो Tn+2 है हमारे पास वो कितना है, यानी Tn+2 की वैल्यू है, यानी अंतिम पद है Tn+2, और वो हमारा कितना है, b है, उसके इक्वल a हमारा प्रथम पद है इंटू r की पावर n-1 होता है। n की वैल्यू हमारी कितनी है, n+2 - 1 इक्वल आएगा a इंटू आर की पावर n+1। तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमारे पास प्रथम पद है, अंतिम पद है, लेकिन हमारे पास कॉमन रेशियो नहीं है। कॉमन रेशियो के बिना तो हम आगे वाला टर्म निकाल ही नहीं पाएंगे, तो हमें r फाइंड करना है। तो यहाँ से हम r की पावर n+1 इक्वल यदि देखें तो ये होगा b/a होगा, और n+1 पावर को यदि हम इधर भेज दें, यानी b/a की पावर 1/n+1 इक्वल होगा r। एक बार फिर से देख लीजिए, ये है हमारे पास एक सीरीज बन गई। यदि हम a और b के बीच में n टर्म हमने रखी है, जिससे हमारी ये एक जीपी बन गई, तो टोटल टर्म हमारी कितनी होगी, n+2 टर्म हो गई। अब हमें जो जनरल फॉर्मूला हमारा होता है nth टर्म निकालने का, वो है Tn = a इंटू आर की पावर n-1 होता है। अब n हमारे पास है, n+2 है, और अंतिम पद हमें b दे रखा है, तो n+2 Tn+2 हमारा अंतिम पद है b है, और यहाँ से यदि हम फॉर्मूला में इसकी वैल्यू रखें a इंटू आर की पावर n+2 - 1, तो ये आया है a इंटू आर की पावर n+1। यहाँ से हमने इसकी r की वैल्यू फाइंड करी, तो वो आई है r = होगा b/a की पावर 1/n+1। r = b/a की पावर n+1 हमारा हो गया। ये हो गया हमारा r हो गया कॉमन रेशियो, कि जो a और b के बीच में n टर्म जो हमें दे रखी है, यदि हम उसको जो गुणोत्तर माध्य पद यदि फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम r निकालेंगे। r कैसे निकालेंगे कि b/a की पावर 1/n+1। n क्या होगा, यहाँ पे जितने भी हमें गुणोत्तर माध्य पद निकालने होंगे वो हमारा n होगा। a और b हमें ऑलरेडी दे रखे होंगे, तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और हम यदि क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस तो हम कितनी ही थ्योरी पढ़ ले, अच्छे से क्लियर होता ही नहीं है। देन हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन हमने लास्ट टॉपिक जो थे उनमें भी हमने पीछे पीछे किए हैं, एंड देन इसमें भी करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये तो हो गया कि हम r फाइंड कर लेंगे यदि हमें वो पद निकालने हैं।
तो हम चलो ये भी फाइंड कर लेते हैं कि हाँ हमको इतने गुणोत्तर माध्य पद निकालने हैं, लेकिन हम वो पद निकालेंगे कैसे फिर? जैसे हमें ये दे दिया 5 जो गुणोत्तर माध्य पद है वो निकालो, तो यहाँ से हम n की वैल्यू तो 5 मिल गई और r की वैल्यू हम b/1/n+1 करके निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद में जो 5 हमारे पास टर्म्स आएंगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ हमारे पास जो सीरीज़ बनी थी वो कैसी थी? G1 G2 G3 and so on Gn and B। ये हमारे पास एक सीरीज बनी थी, जीपी बनी थी, जिसमें से हमें G1 G2 एंड सो ये वाली टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम करेंगे R की वैल्यू फाइंड करेंगे। R एंड R का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? B/E की पावर 1/n+1। वहाँ हमने जब AP पढ़ा था तो वहाँ हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस था वो था D = B-A/n+1। टर्म तो वही है, बस उनका थोड़ा रखने का तरीका हमारे पास चेंज हो गया है। वहाँ हमारे पास एडिशन वगैरह में आ रही थी और यहाँ ये मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें R फाइंड करना है, देन R मिल गया। अब हम यहाँ से ये देखें कि यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब स्टैंडर्ड जो सीरीज़ है हमारी उससे कंपेयर करें तो वो क्या होगा? A है, ये हमारा होगा AR होगा, ये हमारा होगा AR² होगा, ये हमारा होगा AR3 होगा एंड सो ऑन। ये होगा AR⁴n होगा, ये होगा हमारा, ये B हो गया। यानी G1 यहाँ से हमने देखा जैसे nth टर्म हम निकाल रहे थे तो उसमें से हमारे पास जैसे जैसे टर्म बढ़ रही थी जो R की पावर जो थी मतलब टर्म के अकॉर्डिंग एक हमारे पास कम आ रही थी। बट यहाँ जो G1 G2 है, जैसे G1 है तो R की पावर भी 1 है, G2 है तो R की पावर भी 2 है, G3 है तो R की पावर भी 3 है। तो इस प्रकार हम G1 G2 G3 निकाल सकते हैं। देन हमारा सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा फाइंड G1 = होगा AR, G2 = होगा AR² एंड सो ऑन। इसी प्रकार हमारा होगा Gn = होगा AR⁴n। इस प्रकार से हम जितने भी हमें गुणोत्तर माध्य पद निकालने होंगे वो हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम R निकालेंगे एंड उसके बाद में जो भी टर्म हमें जितनी भी निकालनी है वो इस हिसाब से हम निकाल लेंगे कि G1 = AR होगा, G2 = AR² होगा एंड सो ऑन Gn = AR⁴n होगा। चलो साथ में एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी के जो एग्जाम्पल हैं वो हम सारी थ्योरी क्लियर करने के बाद में नेक्स्ट क्लास में सारे एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। देन क्वेश्चन है हमारा 1/2 और 32 के मध्य हमारे पास 5 गुणोत्तर माध्य हैं, तब हमारा तीसरा गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो हमको क्या करना होता है? सबसे पहले हमें R फाइंड करना होता है। R का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है R = B/A की पावर 1/n+1। अब यहाँ से हम देखेंगे A और B की वैल्यू हमारी कितनी है और N की वैल्यू कितनी है। N है हमारा 5 और जो A है हमारा वो है 1/2 है एंड जो B है वो हमारा 32 है। तो यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन R = होगा 32/1/2 और इसकी पावर 1/n+n की वैल्यू है हमारे पास 5 + 1 यानी ये 2 है, ये ऊपर आएगा तो 64 की पावर 1/6 और ये वैल्यू आएगी R की हमारे पास 2 आएगी। अब हमें फाइंड क्या करना है? तीसरा गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है अर्थात G3 और G3 हमारा क्या होगा? AR⁴ होगा। देन G3 की वैल्यू हमारे पास होगी, A की वैल्यू है 1/2, R की वैल्यू है हमारी 2, देन 2 की पावर 3, देन G3 की वैल्यू हमारे पास आई है 4।
ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हमने किया है आर की वैल्यू फाइंड करी है, और जो हमने G1 G2 G3 AR स्क्वायर AR की पावर n ऐसा कुछ पढ़ा था, तो वहाँ से हमने G3 की वैल्यू निकाली। G3 है हमारा AR की पावर 3, तो यहाँ से हमारी G3 की वैल्यू आ गई। आई होप आपको अच्छी जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से समझ आया होगा। और सॉरी गाइज, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, शायद आपको भी आवाज़ फील हो रही होगी। लेकिन आवाज़ अच्छे से नहीं आएगी तो क्लियर नहीं हो पाएगा ना अच्छे से। देन इसकी सॉरी, हम जो आगे का है वो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। और यहाँ तक यदि समझ आया है अच्छे से आपको, वो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।